चले बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स मेनी, मतलब मोर देन 10 अप टू 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ बायोमॉलिक्यूल, बायोपॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। समझा आपने? पॉलीसेक्राइड मैक्रोमॉलिक्यूल है, हेवियर है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, 10 और हजारों की संख्या में मोनोसेक्राइड यूनिट मिलकर बनते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड दो तरह के थे, याद कीजिए। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड व्हेन रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, जब एक ही चीज बार बार जुड़ते हैं और से बनता है तो वो होमोपॉलीसेक्राइड। और व्हेन रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। याद आया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोपॉलीसेक्राइड में सबसे पहले जो एग्जांपल देखेंगे हम लोग वो है स्टार्च। देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या देख रहे हैं? स्टार्च। स्टार्च के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टार्च के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्टार्च इज द कॉमन रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे कॉमन रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च है। और हम लोगों का फूड भी सबसे कॉमन क्या है? स्टार्च है ना? चाहे वो सिंपल समझिए सीरियल्स ले रहे हो, अनाज ले रहे हो, रोटी चावल मतलब गेहूं चावल, इन सब में है। पोटैटोज में स्टार्च है, तो स्टार्च हम लोगों का कॉमन फूड भी है। द मेजर कार्बोहाइड्रेट है विच विल बी टेकन थ्रू डाइट। समझा आपने? तो वो स्टार्च है और स्टार्च रिजर्व फूड है प्लांट का। स्टार्च क्या है? होमोपॉलीमर है और कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? होमोपॉलीमर है, कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। आप समझ रहे हैं? अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के से बना हुआ है। और ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीसेक्राइड क्या कहलाता है? ग्लूकन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकन। याद कीजिए, क्लासिफिकेशन में एक वर्ड बताया था आपको, ग्लाइकन। ग्लाइकन स्टैंड फॉर ऑल पॉलीसेक्राइड, समझे? बट ग्लूकन स्टैंड फॉर होमोपॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर ओनली। जो सिर्फ ग्लूकोज का बना है उसको बोलेंगे ग्लूकन, जो सिर्फ फ्रुक्टोज का बना है उसको बोलेंगे फ्रुक्टन, जो सिर्फ मैनोज का बना है उसको बोलेंगे मैनन। क्लियर हुआ? तो स्टार्च क्या है? ग्लूकन है, कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। और स्टार्च में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? एक होता है अमाइलोज और दूसरा क्या है? अमाइलोपेक्टिन। मेजर कंपोनेंट बोलें तो अमाइलोपेक्टिन है और अमाइलोज होता है 15 to 20%, अमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85%। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें डिफरेंसेस को, तो अमाइलोज जो है ये लीनियर कंपोनेंट होता है, ए लीनियर इन हेलिकल फॉर्म। हेलिक्स समझते हैं ना? लीनियर हेलिकल, समझा? और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। डिफरेंस समझा? अमाइलोज क्या? लीनियर स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में, और ये क्या है? ब्रांच्ड है। एक हेलिक्स में कितने ग्लूकोज असेंबलेज होंगे, कितने यूनिट ऑफ ग्लूकोज कॉइलिंग में इन्वॉल्व होंगे? तो 6। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये नीट के लिए कि इन द वन हेलिक्स ऑफ अमाइलोज हाउ मेनी ग्लूकोज मोनोमर्स आर फाउंड, तो दैट इज 6। याद रहेगा? और अमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अमाइलोज स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो अमाइलोज तो लीनियर स्ट्रक्चर है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइलोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म। सिंपल समझिए, अमाइलोज ये बना रहा हूं, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, 3, 4, 5, 6। तो इसमें ये कौन सा बॉन्ड है बताइए? ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझा आपने? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो ग्लूकोज मोनोमर के बीच में क्या? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन अगर बताइए अमाइलोपेक्टिन को अगर बनाया जाए तो ब्रांचिंग होगा, तो अमाइलोपेक्टिन में पहले तो लीनियर होगा तब तो ब्रांचिंग होगा। ये लीनियर बना और फिर मान लो यहां से ब्रांचिंग हो रहा है ना? तो समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इन बिटवीन इन लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, एनी बॉन्ड यहां पर जो दिख रहा है बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बोलो? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा? अल्फा 1,4। लेकिन एट द साइट ऑफ बॉन्डिंग, ब्रांचिंग दिख रहा है ना, दिस बॉन्ड इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझा? ब्रांचिंग की जगह पे क्या होगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर बताइए ये बॉन्ड कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Only at the site of branching the bond type will be alpha 1,6. मतलब ग्लाइकोसिडेशन ऑकर बिटवीन कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर ग्लूकोज मोनोमर। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया, ये तो आप समझ चुके हैं अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज के स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद बात करें जो स्टार्च की जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो हम लोग बोलते हैं कि स्टार्च गिव्स पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, इट गिव्स ब्लू और वायलेट कलरेशन विद आयोडीन, है ना? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है वो एक्चुअल में किसकी वजह से है? तो अमाइलोज की वजह से। याद रहेगा, अमाइलोज की वजह से ही स्टार्च क्या देता है? पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट
देता है, गिव्स ब्लू और वायलेट कलर विथ आयोडीन। ठीक है, तो होपफुली आप स्टार्च स्ट्रक्चर को समझ पाए होंगे। ग्लूकोज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। डाइसेक्राइड लेक्चर को आप प्रेफर करें, वहाँ देखेंगे, रेफर करें, उसको देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेट्स कम टू अनदर। तो ये स्टार्च आपने देख लिया, ठीक है। अमाइलोज 15 to 20% है, बोल चुके हैं। आयोडीन टेस्ट देख रहे हैं आप। अमाइलोपेक्टिन बता दिया। हाँ, ब्रांचिंग ऑकर एट द इंटरवल ऑफ 25 to 30। कितने मोनोमर के बाद ब्रांचिंग होगा हमेशा? तो 25 से 30 रेसिड्यूज के बाद क्या होगा? ब्रांचिंग होगा। इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन ओनली, है ना, ब्रांचिंग इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ अमाइलोज। याद रहेगा, ब्रांचिंग कितने ग्लूकोज के इंटरवल के बाद होगा? तो 25 से 30 के बाद होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग अमाइलोपेक्टिन आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, जो बनाया आपको, बताया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट लेट्स कम टू अनदर होमोपॉलीसेकेराइड दैट इज ग्लाइकोजन। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जानते हैं ना, हम लोगों में जो रिजर्व फूड है वो क्या है? ग्लाइकोजन है। अगेन इट इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकन। क्या बोलेंगे? ग्लूकन। चलिए मैं लिखता हूं, फिर आप समझेंगे। देखे तो ये रहा ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टार्च है। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये भी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है, जस्ट लाइक स्टार्च। ठीक है, समझा आपने। और अल्फा ग्लूकोज का बना तो है, ठीक है, इसको क्या बोला? एनिमल स्टार्च बोला। ठीक है, इसमें कोई भी लीनियर कंपोनेंट नहीं होता है। ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। क्या है बोलो? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और वहां पे ब्रांचिंग कैसे हुआ था? एट द इंटरवल ऑफ 25 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू, बट हियर ब्रांचिंग ऑकर एट द इंटरवल ऑफ 5 to 6 ग्लूकोज रेसिड्यू। याद रहेगा, ब्रांचिंग कितने रेसिड्यू के इंटरवल पे होगा? 5-6 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग, 5-6 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग। तो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा क्या? ग्लाइकोजन मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। याद रहेगा, ग्लाइकोजन क्या है? मोर ब्रांच्ड है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो फिर से वही है, अल्फा ग्लूकोज है तो मतलब ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकन बोल सकते हैं। मतलब ये बताइए कि ग्लाइकोजन भी ग्लूकन है और स्टार्च भी ग्लूकन है, दोनों अल्फा ग्लूकोज मोनोमर का बना है। अब देखिए फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर देखें तो एक ग्लूकोज, ये 2 ग्लूकोज, ये 3, 4, 5, 6, मान लीजिए बहुत सारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताइए कि इनके बीच में दो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? बताइए जल्दी से, ये कौन सा बॉन्ड होगा? 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 बताइए जल्दी। ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं? तो ये हैं, बोलिए जल्दी से, कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है। और फिर से ब्रांचिंग होगा, फिर से यहाँ ब्रांचिंग हुआ, ये ब्रांचिंग जा रहा है। तो अब बताइए एट दिस साइट, इस साइट पे जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा, बोलिए कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो सिंपल है, सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ग्लाइकोजन में उसी तरह माइलोपेक्टिन की तरह ब्रांचिंग होगी। एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग बॉन्ड विल बी अल्फा 1,6, अदरवाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन देयर विल बी अल्फा 1,4। अगेन बताइए, अगर यहाँ आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा बॉन्ड है ये? बोलिए, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सिर्फ ब्रांचिंग के साइट पे ही क्या है? अल्फा 1,6 है। तो ग्लाइकोजन हम लोगों में, ह्यूमन में बात करें, एनिमल में बात करें, तो लिवर में, मसल्स में ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, और डेली मेटाबॉलिक रेट जो भी एक्टिविटीज़ है, ग्लूकोज की स्कासिटी में कमी होने पे ग्लाइकोजन फिर क्या? ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से फिर ग्लूकोज का जनरेशन होता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज एंड गिव एनर्जी फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक और रिएक्शंस इनसाइड बॉडी। तो हम लोगों ने ग्लाइकोजन के बारे में बात कर लिया है, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, 5 और 6 के इंटरवल पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोजन इज ऑलवेज मोर देन स्टार्च। ये सब बातें हो गई है। हाँ, सारे के सारे पॉलीसेकेराइड क्या है? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेट्स कम टू सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, सेलुलोज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कॉमन कोई भी बच्चा यही समझता है, सेलुलोज इज द केमिकल कंपोनेंट फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज है। और आपको जान के हैरानी होगी, हैरानी क्या, आपको जानना ही है, याद भी करना है। सेलुलोज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, बायोपॉलीमर ऑफ बायोस्फीयर और कार्बोहाइड्रेट ऑफ बायोस्फीयर। समझे, कार्बोहाइड्रेट बोले या बायोपॉलीमर बोले तो सेलुलोज सबसे मोस्ट अबंडेंट है। पर्टिकुलरली कहाँ दिखता है? तो प्लांट में दिखता है, प्लांट के सेल वॉल में दिखता है। ठीक है,
ठीक, तो सेलोज है, सेलोज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेलोज के बारे में अगर बात करें तो सेलोज वहां पे हम लोगों ने देखा था स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो वो रिजर्व फूड था और एनर्जी दे रहा था, बट सेलोज क्या है, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, सॉरी फूड नहीं है हमारा, स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड नहीं, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। सेलोज क्या बताइए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है मतलब ये स्ट्रक्चर बनाता है, पर्टिकुलरली कौन सा स्ट्रक्चर, सेल वॉल बनाता है। ठीक है, अब बताइए, देखिए तो ये बताइए ये ग्लूकोज का बना है या फ्रुक्टोज का, तो ग्लूकोज का, मतलब ये ग्लूकोज का बना है, मतलब ये भी ग्लूकन है, just like starch and glycogen, but in starch and glycogen in both cases alpha glucose monomers are involved, but in case of cellulose beta glucose monomers are involved। फिर क्या होता है बताइए, सेलोज में क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। देखिए आप प्रीवियस लेक्चर एकदम समझ पाएंगे बीटा ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, तो बीटा ग्लूकोज का बना होता है, समझ रहे हैं ना, तो डिफरेंस समझ गए। स्टार्च ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकन है और सेलोज क्या है, बीटा ग्लूकन है। और सेलोज का सिग्निफिकेंस यही है कि सेलोज हम लोग जो भी साग सब्जी खाते हैं, प्लांट मटेरियल लेते हैं, तो इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजिली इनसाइड आवर बॉडी। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। कुछ मैमल्स हैं, रूमिनेंट हैं, कैटल हैं, दे हैव सेलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, archaebacteria, they have cellulose and cellulase enzyme by which they can digest सेलोज। हम लोग सेलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैटल में, कुछ रोमिनेंट्स में सेलोज एंजाइम होता है जिससे वो सेलोज को डाइजेस्ट करते हैं टू मेक ग्लूकोज अवेलेबल टू देम। आ रहा समझ में, हम लोगों में सेलोज का डाइजेशन नहीं होता है बिकॉज वी लैक बीटा अमाइलेज। हम लोगों में बीटा अमाइलेज एंजाइम एब्सेंट है। बीटा ग्लूकोज को तोड़ने, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने की एबिलिटी हम लोगों में नहीं है, इसलिए हम लोग सेलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये किसकी तरह क्या काम करता है, तो मेनली इट एक्ट्स एज रफेज फॉर क्लियरिंग बॉवेल। बॉवेल को क्लियर करने में इसका मेन रोल है। ठीक है, सेलोज के स्ट्रक्चर को देखें तो सेलोज में मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3, 4, 5, तो ये बहुत सारे ग्लूकोज हैं, सेलोसिक फाइबर है। और इसके बीच में बताइए कौन सा बॉन्ड होगा, बताइए कौन सा बॉन्ड होगा, ये तो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या इंपॉर्टेंट क्या है, आपने केमिस्ट्री में ग्रेफाइट पढ़ा होगा, याद आया, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, याद आया ना, उसमें क्या था, शीट लाइक स्ट्रक्चर था। उसी तरह समझना है कि सेलुलोज क्या है, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज विल अरेंज इन पैरेलल फैशन। ठीक है, दिख रहा है ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये सेलुलोसिक फाइबर बन रहा है, सेलुलोसिक फाइबर बन रहा है। ठीक है, और ये पैरेलल अरेंज्ड है एंड द इंटरेक्शन अमंग दिस चेन इज मेनली नॉन कोवेलेंट। ठीक है, नॉन कोवेलेंट है। और ये कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है, इन चेन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वेंडरवाल इंटरेक्शन। याद रहेगा कौन सा बॉन्डिंग है, वेंडरवाल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट दीज चेन विल असेंबल टुगेदर फॉर्मिंग माइक्रो एंड मैक्रो फाइब्रिल। फिर से याद कीजिए, आप देख सकते हैं सेल वॉल को, सेल बायोलॉजी में मैंने सेल वॉल पढ़ाया था, वहां बताया था माइसीली क्या है, माइक्रोफाइब्रिल क्या है, मैक्रोफाइब्रिल क्या है। यही सेलोसिक फाइबर के असेंबलेज से बनता है। और इसके बनने में जो बॉन्ड है वो मेनली क्या है, नॉन कोवेलेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडरवाल इंटरेक्शन। तो ये सेलोज का स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरऑल हम लोग सेलोज के बारे में बात कर चुके हैं। लगभग 6000 बीटा ग्लूकोज यूनिट मिलकर सेलोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी बात हो गई है। मोस्ट अबंडेंट है कॉटन। हाँ, एक दो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, याद रख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा सेलोज कहाँ है, तो कॉटन फाइबर्स में 90 to 95% है कॉटन में, वुड में 20 to 50% है। फिर कई सारे फैब्रिक का फॉर्मेशन भी होता है सेलोज को, जैसे सेलोज को अल्कली में अगर डिसॉल्व किया जाए तो रेयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। फिर सेलोज से सेलोज नाइट्रेट बनाया जाता है, गन कॉटन कहलाता है, प्रोपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फिर सेलोज से कार्बोक्सी मेथाइल एस्टेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सी मेथाइल सेलोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट बोलेंगे चॉकलेट्स में, पेस्ट्रीज में, इन सब में भी सेलोज को यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। और भी है, कुछ लिखा है, सेलोज एस्टेट यूज्ड इन फैब्रिक, सेलोसिक पेंट एंड शैटर प्रूफ ग्लास, सेलोज नाइट्रेट बता ही दिया, कार्बोक्सी मेथाइल सेलोज आइसक्रीम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, यूनिक चीज़ है, बस लिख दिया मैंने, तो आप देख ही लें। यूरोकॉर्डाटा याद कीजिए, कॉर्डाटा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सेफ्लोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा पढ़ेंगे ना। तो यूरोकॉर्डाटा में आप देखेंगे तो यूरोकॉर्डाटा जैसे हडमानियम है, तो बॉडी के ऊपर एक
एक सेलोज लाइक सब्सटेंस की कवरिंग होती है। केमिकली इट वाज सिमिलर टू सेलोज, तो इसको बोला गया एनिमल सेलोज, जिसको नाम दिया गया ट्यूनिसिन। क्या नाम दिया गया? ट्यूनिसिन। तो सेलोज से मिलता जुलता केमिकल एनिमल में, किस एनिमल में मिलता है? तो यूरोकॉर्डाटा में मिलता है, समझे। और उस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिक, और केमिकल विच इज कॉम्परेबल टू सेलोज इन एनिमल इज ट्यूनिसिन। याद रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो लिख दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होमोपॉलीसेकेराइड, दैट इज इनुलिन। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं। इनुलिन होमोपॉलीसेकेराइड है, इट इज पॉलीफ्रुक्टन, फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है इनुलिन। डालिया में, डेंडेलियन में, ठीक है, आर्टिचोक में, इन सब जगह पे इनुलिन पाया जाता है। पॉलीफ्रुक्टन है ये स्मॉलेस्ट सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है। याद रहेगा, पॉलीसेकेराइड यूजुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। और इसका मेन जो क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट रोल है कि किडनी फंक्शन टेस्ट में, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट में, आरएफटी में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता करने में, वाटर वॉल्यूम को पता करने में बॉडी के, इन सब में इनुलिन को लिया जाता है, क्योंकि इस इनुलिन का डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में नहीं होता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी एसेस करने में, एस्टिमेशन करने में इनुलिन का रोल है, जो पॉलीफ्रुक्टन है। फ्रुक्टन मतलब फ्रुक्टोज का बना हुआ पॉलीमर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इनुलिन के बारे में, ठीक है। आगे अगार अगार, अगार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ नया नहीं, आप जानते हैं अगार अगार के बारे में। ये सल्फेटेड हाइड्रोकोलोराइड और फाइकोकोलोराइड है, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ रेड अलगी। याद है, रोडोफाइटा में रेड अलगी में अगार होता है। पर्टिकुलरली अलगी का नाम बताइए जल्दी से। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, जेलिडेला, इन सब में क्या होता है? अगार अगार होता है। ये बेसिकली समझना है अगार का जो रोल है वो क्या है। सबसे कॉमन तो समझते हैं बैक्टीरिया का या फंगल माइक्रोबियल कल्चर में अगार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगार को यूज़ किया जाता है, ठीक है, माइक्रोब के कल्चर में। उसके बाद याद करेंगे जो आपने पढ़ा था एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, उसमें भी जेल फॉर्मेशन करते हैं तो अगार का यूज़ करते हैं। फिर ये एमल्सिफाइंग एजेंट है, जेलीफाइंग एजेंट है, चॉकलेट में, पेस्ट्रीज में, इन सब जगह पे भी यूज़ किया जाता है। फिर मतलब इस तरह से कई सारे इसके यूजेस हैं अगार के, ठीक है। तो ये सब लुब्रिकेंट है, ये सब बातें हो गए। माइक्रोबियल कल्चर है, सल्फेटेड फाइको हाइड्रोकोलोराइड है, ये पॉलीगैलेक्टन है, मतलब गैलेक्टोज यूनिट का बना हुआ है, रेड अलगी से निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते हैं। काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम आफ्टर सेलोज। सेलोज के बाद सेकंड नंबर पे काइटिन ही है। और काइटिन कॉमनली कहाँ मिलता है पता है ना आपको? फंजाई के सेल वॉल में एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट में। तो दो जगह पे काइटिन बहुत पाया जा रहा है। एक है कहाँ पे बताइए जल्दी से? एक होगा कहाँ? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, और दूसरा सेल वॉल ऑफ फंजाई। इन दोनों जगह पे काइटिन होता है। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। ये रेजिस्टेंट होता है काफ़ी। और काइटिन के बारे में इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट इज होमोपॉलीसेकेराइड एंड द रिपीटिंग यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। याद है नैग यूनिट, तो यहाँ पे रिपीट करते हैं। और यहाँ पर भी सेलोज की तरह पैरेलल बंडल अपीयर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल बंडल की तरह है, लेकिन वहाँ पे सेलोज में बेसिक यूनिट क्या होता है बताइए? बीटा ग्लूकोज। एंड हियर इन केस ऑफ काइटिन बेसिक यूनिट इज बीटा नैग, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जिसमें लिंकेज वही बीटा 1 फॉर लिंकेज होगा जैसे सेलोज में था, समझ रहे हैं। लेकिन वहां पे फिर बताइए, सेलोज भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, काइटिन भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। सेलोज में बीटा ग्लूकोज होंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, है ना। और काइटिन में बीटा नैग होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होगा, और ये रिपीटिंग यूनिट होगा, बॉन्ड होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो काइटिन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, सेलोज और ये पैरेलल बंडल। इसके बाद लिमिट एक्सट्रीन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है, देख लेते हैं। कुछ नहीं, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के डाइजेशन से हम लोगों के गट में क्या अल्फा अमाइलेज रिएक्शन से लिमिट एक्सट्रीन का फॉर्मेशन होता है। समझा आपने? ग्लाइकोजन या फिर ग्लाइकोजन या फिर अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच कंपोनेंट है, उनके डाइजेशन से हम लोगों में क्या होता है? लिमिट डेक्स्ट्रीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी है पॉलीसेकेराइड ही है। डेक्स्ट्रिन क्या है? डेक्स्ट्रिन भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, मेनली ग्लूकोपायरनोज है, ग्लूकोज है, और पर्टिकुलरली कहाँ दिखता है? कई सारे बैक्टीरिया में, फंजाई में, ये सब दिखता है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं कंक्लूडिंग पार्ट पे, ये है
हेट्रोपोलीसेकेराइड मतलब व्हेन रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट देन पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड हेट्रोपोलीसेकेराइड और हेट्रोग्लाइकन, जिसके बारे में फिर से याद कीजिए, सेल वॉल में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा है देख लेते हैं पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन वही प्लांट सीमेंट, याद है ना, मिडल लैमेला के फॉर्मेशन में था, तो ये है, इसमें अर्बेनोज हैं, गैलेक्टोज हैं, मेथाइलेटेड गैलेक्टोरोनिक एसिड हैं, प्लांट सीमेंट है, हेमिसोलोज है, हेमिसोलोज पर्टिकुलरली सेल वॉल कंपोनेंट है, और ड्यू टू हेमिसोलोज सेल्स हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता है ना कौन सा सेल टाइप है वो, कोलेनकाइमा, तो हेमिसोलोज का परसेंटेज कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है कोलेनकाइमा में, और इट गिव्स ग्लॉसी शाइनी टेक्सचर टू सेल, ठीक है। तो हेमिसोलोज के बारे में ये मैनोज, गैलेक्टोर, आर्बिनोज और जैलुलोज का बना होता है, ठीक है। म्यूसिलेज शुगरी सब्सटेंस है, यहाँ गैलेक्टोज और मैनोज होते हैं। हाइलोरोनिक एसिड, थोड़ा सा एक दो लाइन बोलूंगा हाइलोरोनिक एसिड के बारे में, ये अगेन हेट्रोपोलीसेकेराइड है, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एनेस्टाइल ग्लूकोजामाइन, मतलब हेट्रोपोलीसेकेराइड है कौन हाइलोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड और एनेस्टाइल ग्लूकोजामाइन मतलब नैग है। और ये हाइलोरोनिक एसिड बेसिकली लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। हम लोगों के भी जॉइंट्स के पास, जॉइंट्स में जो सिनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन देता है, ठीक है ना, मूवमेंट के लिए, तो उसमें हाइलोरोनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है और वो हेल्प करता है मूवमेंट में, लुब्रिकेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइलोरोनिक एसिड के बाद कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। बोन्स में, कार्टिलेज में, स्किन में एक केमिकल है जिसका नाम है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, अगेन इट इज हेट्रोपोलीसेकेराइड, और इसमें अल्टरनेट यूनिट ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड एंड 2 एन एस्टाइल एमिनो गैलेक्टोज होता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोशिश कर सकते हैं बट इग्नोर भी कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के बाद लास्टली हम लोग आ जाते हैं हेपरिन के बारे में, और ये शायद फाइनल है। हेपरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हम लोगों में जानते हैं ना कि ब्लड फ्लो कर रहा है और जब तक माइनर कट नहीं हो सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव रहते हैं और ब्लड को वेसल में जमने नहीं देता है, वो एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन हम लोगों में, है ना। और जैसे लीच में जोंक जो होता है, लीच ब्लड सकिंग होता है ना, तो उसमें भी सेम टाइप का मतलब जो एंटीकोगुलेंट है दैट इज कॉल्ड हेरोडीन, क्या बोलेंगे, हेरोडीन। हेपरिन किसमें, हम लोगों में, और लीच में क्या, हेरोडिन, दैट इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन इनसाइड वेसल, ठीक है। और जानते हैं ना आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट भी मिलते हैं, जैसे कैल्शियम एडीटी है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, जिसको डालने से ब्लड क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हेपरिन। ये भी हेट्रोपोलीसेकेराइड है, देख सकते हैं यहाँ पे सल्फेटेड ग्लूकोजामाइन है और सल्फेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड है, ठीक है। हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इन द बॉडी बाय द मास्ट सेल, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, याद कीजिए जेनेटिक्स के एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम में, और पेप्टिडोग्लाइकन डिटेल पढ़ा है हम लोगों ने, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो यहीं पे हम लोग पॉलीसेकेराइड को ख़त्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कंक्लूड करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, बट आराम से आप धीरे धीरे अगर लेक्चर को देखेंगे तो 100% एक एक चीज़ आप समझ पाएंगे और रिटेन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बायोमॉलिक्यूलर के अगले टॉपिक पे मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच।